ओके जी, ठीक है जी, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है जी। और Yes, ma'am. आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू कैलकुलेट टोटल एक्सपेंडिचर इफ द प्राइस एंड क्वांटिटी demanded data is given? Yes, ma'am. And Yes, ma'am. you also Yes, noticed, ma'am. okay, and you also noticed that total expenditure may increase, may fall, may remain the same. ये वाली बात सबको समझ में आ गई है? Yes, ma'am. Excellent. Yes, ma'am. Excellent. Now, given this understanding, I want to come up with some very important concept from the demand theory. But again, to work with the demand, that concept, I would go again to some diagrams and I would try to explain that concept from there. So I'm taking you to that diagram now. ठीक है, जहाँ पर यही वाला concept use हो रहा है. So check this out. The first graph, इसको मैं highlight कर रही हूँ यहाँ पे. You see the tick mark? ये वाला. Can you see this graph? Yes, ma'am. What is happening? ये point A. Look at the graph. There are two colors, green color and yellow color, and there is a box, ये वाला, जिसके अंदर ये दोनों कलर merged हैं, right? So मेरी क्लास हो रही है, ठीक है, बाद में हाँ जाए. Okay, so हमारे पास we have a diagram where we have a green color, we have a yellow color, and we have point A and point B. अब जो क्लास हारिस नहीं, इकरा आप मुझे बताओ, ये जो point A है, इस point के ऊपर कितना प्राइस है और कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है? मैम इस पर प्राइस 3 है और क्वांटिटी डिमांडेड 2. सब लोग एग्री कर रहे हैं जो इकरा ने बताया? द प्राइस 3 एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज 2. Yes, ma'am. चले. Yes, ma'am. If you agree, so can you calculate the expenditure which is made on buying 2 units of commodity when the price offered in the market was 3? How much money the? Ma'am, It's 6. Six. Everybody understand $6. that? Everybody understand that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. अब ये जो Yes, ma'am. व्हाइट कलर का रेक्टेंगल बना हुआ है ना, तो इसमें देखो लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर $6 + 2 $3 पर 2 यूनिट्स. मतलब समझ में आ गया? ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसी इंफॉर्मेशन को लिखा हुआ है. एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब चले दानियाल. दानियाल, आई वांट यू टू टेल मी पॉइंट बी, हाउ मच इज द प्राइस एंड व्हाट इज द क्वांटिटी एंड व्हाट इज द एक्सपेंडिचर? The quantity is 4 and the price is 2. Expenditure is 8. ऑलराइट. सो जो ग्रीन वाला रेक्टेंगल है, ये वाला, अगर आप इसको नोटिस करो, ये देखो, यहाँ से मैं लाइन लगा रही हूँ एंड यहाँ तक नीचे लेके जा रही हूँ. ये जो रेक्टेंगल है, डज इट रिप्रेजेंट द टोटल एक्सपेंडिचर मेड ऑन द बाइंग ऑफ द प्रोडक्ट when the price was 3 and quantity was 2? Am I right? This whole green जो मैंने highlight किया रेड कलर से, does it represent the total expenditure made on buying that product at point A? Am I right? Yes, ma'am. Okay. अब मैं इसको किसी और कलर से करती हूँ, हाइलाइटर से करती हूँ. Look, is it the rectangle representing the total expenditure made on buying the product when the price in the market was 2 and the unit bought was 4? Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So, if you understand this, moving on. एक रेक्टेंगल है ग्रीन पूरा और एक रेक्टेंगल है येलो पूरा, जो हमने अलग अलग कलर से हाईलाइट किया. इसमें कोई कॉमन पोर्शन नजर आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. 0 Yes, ma'am. to हाँ जी, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, ये वाला, ये वाला, इसको मैं करती हूँ ब्लैक कलर. black. हाँ, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये नजर आ रहा है मोटे वाले में से. एंड ये सारा, ये क्या है? इट्स कॉमन. मतलब अगर हम बात करें कि ये एक ग्रीन रेक्टेंगल भी एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है और दूसरा भी एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है, एक्सपेंडिचर 6 to 8 हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है. लेकिन इस चेंज में कुछ पोर्शन है जो कॉमन है, और वो है ये हाईलाइटेड पोर्शन. ये एक्सपेंडिचर का वो पोर्शन है जो चेंज नहीं हो रहा. करेक्ट? तो चेंज वाले पोर्शन कौन से Yes, वाले ma'am. होंगे? चेंज वाले पोर्शन कौन से होंगे? ये वाला,
करेक्ट? ये वाला ये चेंज पोर्शन Yes, है, ma'am. Yes, ma'am. और ये वाला इसको मैं Yes, ma'am. से करती हूँ ब्लू कलर से। ये वाला पोर्शन भी चेंज है। ओके, जो मैंने रेड Yes, से ma'am. हाईलाइट किया हुआ है, ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है, व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस इज अ चेंज पोर्शन। ये वाला पोर्शन रिड्यूस हुआ हुआ है या इंक्रीज हुआ हुआ है? व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, Increase हुआ, ma'am. ये देखो खटखट वाला बंद कर दीजिए प्लीज। इकरा आपकी उससे आ रही है। अच्छा, ये देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला ये ओरिजिनल रेक्टेंगल था जो कि हमारा पॉइंट ए पर आया था, रिप्रेजेंटिंग द टोटल एक्सपेंडिचर। और ये पूरा रेक्टेंगल जो है नया रेक्टेंगल है जो कि हमने अचीव किया जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करे थे, यानी हमने बाइंग डिसीजन चेंज किया। अब इसका मतलब है कि ये पूरा रेक्टेंगल चेंज होकर ये नया वाला रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। और अब हम देखना चाह रहे हैं कि इफ यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस पोर्शन शेडेड पोर्शन इज द सेम फॉर बोथ, तो ये कोई चेंज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। वी जस्ट वांट टू ट्राइंग टू गेट कि इफ द एक्सपेंडिचर इज चेंजिंग फ्रॉम 6 to 8, सो व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड, ये चेंज कैसे आया। एज एन क्यू सी कि 6 से 8 पे चले जाना एक्चुअली इंक्रीज है, करेक्ट। इसका मतलब क्या होगा कि कोई पोर्शन होगा जो डिक्रीज हुआ होगा और कोई पोर्शन है जो इंक्रीज हुआ होगा। तो क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर फाइनली इंक्रीज हुआ है, तो आपके ख्याल में कम रिडक्शन पोर्शन ज्यादा होगा या इंक्रीमेंटल पोर्शन ज्यादा होगा? Incremental. ये बात समझ में आ गई ना? इसका मतलब है या इंक्रीमेंटल पोर्शन ज्यादा होगा। अब देखो, ग्रीन और येलो में से कौन सा वाला बड़ा पोर्शन है? Yellow. Green. येलो। ग्रीन तो छोटा है ना बेटा, ये देखो ना, छोटा वाला Oh, रेक्टेंगल। sorry. ग्रीन में सिर्फ 2 स्क्वायर Yes, ma'am. लगते हैं, और जो इसमें 6 स्क्वायर्स आ रहे हैं, 6 के 4 स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो ये स्क्वायर से भी पता चल रहा है कि ग्रीन पोर्शन छोटा है और ये वाला पोर्शन बड़ा है। तो चेंज हैज अकर्ड फ्रॉम ए टू बी। अब ये वाली रेक्टेंगल, हमारी ग्रीन वाली रेक्टेंगल हमारी रेलेवेंट नहीं है, बल्कि येलो वाली रेक्टेंगल रेलेवेंट है। और हम कंपेयर कर रहे हैं कि ग्रीन के मुकाबले में येलो में इंक्रीमेंटल पोर्शन ज्यादा है या रिडक्शन पोर्शन ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं येलो वाले की, तो देखो ये ग्रीन पोर्शन जो है इसका पार्ट नहीं है, करेक्ट, ठीक है। ये जो पूरी ग्रीन देखें, अगर पूरी वाली ग्रीन देखें, ठीक है, मैं काले से फिर से हाईलाइट करती हूँ इसे। ये पूरी वाली अगर ग्रीन देखें, इस पूरे ग्रीन में से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर। एक हिस्सा वो जो शेडेड है, ये वो हिस्सा है जो नेक्स्ट वाली रेक्टेंगल का भी पार्ट बन रहा है, राइट। Yes, ma'am. और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है जिसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है, ये वो पोर्शन है जो अगली वाली रेक्टेंगल का पार्ट नहीं बन रहा है, करेक्ट। ये वाला, ये ग्रीन इस येलो में नहीं आ रहा है। एक मिनट, मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है, मैं आपको एक मिनट, मैं असल में ड्राइंग को अवॉइड कर रही थी जो मुझसे हो नहीं पाएगी। जैसे ये देखो, ये क्यू है, ये पी है, ये मेरा पहला पॉइंट है, ये पूरी रेक्टेंगल है पॉइंट ए, ठीक है। और ये मेरा दूसरा पॉइंट है, ये है पॉइंट बी, ठीक है जी। अब पहले पॉइंट की जो रेक्टेंगल थी वो ये सारी, सॉरी, ये जो पहले पॉइंट की रेक्टेंगल थी ये सारी थी, ये वाली। और जब हमने नया रेक्टेंगल बनाया तो वो ये वाला था, ठीक है। अब जब हम इस वाली रेक्टेंगल से इस पर चले गए तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। और नॉन कॉमन को पार्ट कौन सा है? ये वाला और ये वाला। इनमें से बड़ा पोर्शन कौन सा है? ये वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्ट निकल रहा है, ये वाला जो पार्ट निकल रहा है, ये वाला, वो है छोटा, और जो पार्ट ऐड हो रहा है वो है बड़ा। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से जो पार्ट डिक्रीज हो रही है दैट इज स्मॉल, और जो पार्ट इंक्रीज हो रहा है वो है लार्ज। तो टोटल एक्सपेंडिचर फाइनली बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा मैम। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टोटल, ये वाला पार्ट छोटा है, ये पार्ट छोटा है, और ये वाला पार्ट बड़ा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर बड़ा होगा। और ये नंबर से भी नजर आ रहा है कि इस वाले स्क्वायर का टोटल एक्सपेंडिचर था 6 और अब हो गया 8।
तो कितना डिफरेंस आया 2 यूनिट्स का, पॉजिटिव 2 का। इस वाले में चेक करें जरा, जो इंक्रीमेंट डिक्रीजिंग पार्ट है, एक तो कॉमन पार्ट है ना, उसकी बात ना करें, कॉमन पार्ट की बात ना करें, ये कॉमन पार्ट है। जो डिक्रीजिंग पार्ट है वो ग्रीन है और जो इंक्रीजिंग पार्ट है वो येलो है। कौन सा पार्ट बड़ा है? मैम कुड यू रिपीट? मैं कह रही हूँ कि इस वाली डायग्राम में, दूसरी वाली में पॉइंट ए से बी पे मूव करते हैं। कॉमन वाले पार्ट को हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो दोनों में कॉमन है, लेकिन जो नॉन कॉमन पार्ट है ग्रीन एंड येलो, उसको मैम कंपेयर ग्रीन करें। पार्ट बड़ा है, ग्रीन बड़ा है तो ए वाला ग्रीन। तो ग्रीन पार्ट रिडक्शन, Green part. हाँ ए पार्ट नहीं, वो ग्रीन पार्ट, ए तो पॉइंट है। तो ग्रीन पार्ट एक्चुअली रिडक्शन को शो कर रहा है और बी पार्ट जो है वो इंक्रीमेंट को शो कर रहा है। इसका मतलब है टोटल नेट एक्सपेंडिचर जो है इस सिचुएशन में कंज्यूमर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा मैम। अब ये देखो छोटे सर्कल्स, स्क्वायर्स, ये 6 है और यहाँ पर है 5, देख रहे हैं? ये टोटल एक्सपेंडिचर है 6 और यहाँ पर है 5। तो यहाँ से डाटा से भी नजर आ रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है। यानी जो हमने सिचुएशन डिस्कस की थी कि ऐसा जब कंज्यूमर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है तो 3 ऑप्शंस हो सकती है। दूसरे पॉइंट पे टोटल एक्सपेंडिचर पहले के मुकाबले में ज्यादा हो सकता है। दूसरी सिचुएशन, दूसरे पॉइंट पे पहले के मुकाबले में टोटल एक्सपेंडिचर कम हो सकता है। और तीसरी सिचुएशन, पहले के मुकाबले में दूसरे पॉइंट पे टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होगा। हम तीसरी सिचुएशन जरा देखते हैं, क्या देखो जरा तीसरी सिचुएशन। ये आप चेक करें जरा डायग्राम, नजर आ रही है डायग्राम जिसको मैंने हाईलाइट किया, बड़ा किया? मैम डायग्राम थी? Yes, ma'am. नजर आई? Yes, ma'am. हाँ डायग्राम्स ये लिखी हुई है सी, बिल्कुल। इसमें देखें ग्रीन में भी 2 स्क्वायर्स हैं, येलो में भी 2 स्क्वायर्स हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर चेंज जितना डिक्रीज हो रहा है उतना ही इंक्रीज हो रहे हैं। और ये चेक कर ले, देखो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। तो दोनों सिचुएशन हमने डायग्राम से प्रेजेंट कर दी। ठीक हो गया? तो अब कंक्लूजन मुझे बता दे, यहाँ पे मैं लिख लेगा। Here we go with the concept. That concept is the concept of, concept of elasticity. इलास्टिसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के साइन से, एप्सिलॉन के साइन से। ठीक हो गया? ये जो इलास्टिसिटी है ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। मैं बताती हूँ कि वो होती क्या है, लेकिन पहले 3 ऑप्शंस, इक्वल्स टू 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। ठीक? इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कब होगी? व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज व्हेन वेयर प्राइस डिक्रीज। पीछे हमने यही किया था ना, प्राइस को हमने डिक्रीज किया और टोटल एक्सपेंडिचर को चेक किया। पीछे वाली एग्जांपल दिखाऊं? मैम ग्राफ नंबर 1 है ना, पहला जो है ये देखो, यहाँ पर प्राइस जो थी, मैंने बड़ा गंदा कर दिया, इसको इधर से दिखाते हैं किताब से, यहाँ से दिया मैंने। मैम आपने जो सेकंड और थर्ड लिखी है इक्वेशंस इलास्टिसिटी की, वो ऊपर नीचे नहीं आएंगी क्योंकि जो इज इक्वल टू आ रहा है एक्सपेंडिचर, वो थर्ड ग्राफ का है, ग्राफ सी। नहीं, मैंने ग्राफ के साथ नहीं, मैंने क्या, मैंने कहा ये 3 पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं, बस मैंने ये कहा, ग्राफ के साथ लिंक नहीं किया उसको मैंने, सिर्फ ग्राफ से तो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी ये ग्राफ दोबारा देखो, ये वही वाला ग्राफ, ये देखो प्राइस 3 से 2 पे गई, करेक्ट? नजर आ रहा है सबको? प्राइस 3 से 2 पे गई है, लेकिन रिजल्ट में टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, रिडक्शन पोर्शन कम है, इंक्रीमेंटल पोर्शन ज्यादा है। ठीक, इसमें भी प्राइस 3 से 2 पे गई है, रिडक्शन पोर्शन ज्यादा है, इंक्रीमेंटल पोर्शन कम। और तीसरे में भी इसी तरह से है कि प्राइस कम हुई है लेकिन रिडक्शन पोर्शन जो है वो इंक्रीमेंटल पोर्शन से के बराबर होगा। तो 3 सिचुएशन इसमें हो सकती हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर में गो अप, में गो डाउन, में स्टे द सेम। जबकि तीनों सिचुएशंस के अंदर, इन तीनों, ये जो मैंने लिखी है, कहाँ गया ये जो तीनों सिचुएशन मैंने लिखी है, इन तीनों के अंदर प्राइस डिक्रीज हो रही थी। ये बात सही है? प्राइस डिक्रीज हो रही थी ना, है ना? 3 से 2 पे जा रही थी। yes, हाँ बोल दें, 3 से 2 पे जा रही थी, प्राइस डिक्रीज हो रही थी। कहीं पर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, कहीं पे डिक्रीज हुआ और कहीं पे स्टे रहा। अब हम इसी रिजल्ट को यूज करके एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करने जा रहे हैं जिसमें ये बात यूज होती है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। और उसकी 3 पॉसिबिलिटीज है कि इलास्टिसिटी कैन टेक 3 पॉसिबल वैल्यूज
it can be greater than 1, it can be less than 1 and it can be equals to 1. तो कब होगा जब टोटल मैम जी बताइए. तीनों सिचुएशंस में प्राइस ही नीचे जा रही है. हाँ प्राइस नीचे ओके. तीनों सिचुएशन में प्राइस नीचे जा रही है. हमने प्राइस को कांस्टेंट रखा है, मतलब every time it's going down and we are checking out that what the possible change in total expenditure. Sometimes we notice that total expenditure finally is more than before. Then we notice that total expenditure finally is lesser than before. And तीसरी situation में we checked out that total expenditure is exactly remains the same as it was in the previous point. तो अगर So ma'am, basically the price is affecting the total expenditure. तो अगर प्राइस ज्यादा हो गई तो फिर भी तो कम ही होगा. बेटा अभी हम डिक्रीज की बात करें तो डिक्रीज के साथ कॉन्सेप्ट को पहले डन करें, फिर हम इसी बात को इंक्रीज के साथ डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, अभी डिक्रीज Okay. वाला डन नहीं हुआ कॉन्सेप्ट. तो ये बात पूरी क्लास समझ रही है कि प्राइस डिक्रीज हुई और टोटल एक्सपेंडिचर में चेंजेस वेरिएबल थी. कभी फाइनली टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज था, कभी डिक्रीज था और कभी कांस्टेंट था. तो अब हम इस रिजल्ट को यूज करके डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि यू डिक्रीज द प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, then it will be a situation where elasticity will be greater than 1. ठीक है, ये होगी जब elasticity greater than 1 होगी. उसके अलावा when elasticity equals to 1 कब होगी कौन बताएगा? when total expenditure increase या decrease या stay same? The same, ma'am. stays same. when प्राइस भी सेम रहेगी या प्राइस डिक्रीज हो रही थी? Decrease होगी, ma'am. प्राइस Decrease होगी. वेरी गुड, समझ आ गया सबको. तो इलास्टिसिटी उस वक्त 1 होगी जब टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हमने प्राइस डिक्रीज की. तीसरी वाली लाइन क्या बनेगी कि इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 होगी जब टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा व्हेन प्राइस इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई. तो ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया इलास्टिसिटी क्या होती है. तो अब मैं बताती हूँ इलास्टिसिटी क्या होती है. इलास्टिसिटी एंड स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन याद है आपको? स्लोप क्या होती है? स्लोप क्या होती है? डेल्टा क्यू डी ओवर डेल्टा पी. यही होती है कि नहीं होती? अगर आपने लिखा Yes, ma'am. इसका आंसर आया हुआ -5 तो आप लिखते हो -5 + 1. हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? You explain that if price increase by 1, 1 unit. this implies quantity demand decrease by 5 units. ये सबको समझ आ गया? ये है स्लोप का कॉन्सेप्ट. मैम. ये है स्लोप का कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब देखो इलास्टिसिटी का कितना मैजिकली इसी से निकलेगा. इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? इलास्टिसिटी जिसको हम ऐसे एप्सिलॉन से मेजर करते हैं, ये है. मुझे बताना डिफरेंस क्या आएगा. क्या डिफरेंस है स्लोप में और इलास्टिसिटी में? Ma'am, percentage. Percentage. डिमांडेड एंड प्राइस. जो परसेंटेज होती है वो एक रिलेटिव मेजर होती है या एब्सोल्यूट मेजर होती है? Relative measure होती है, ma'am. व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिव मेजर? मैम जो Comparison. कंपैरिजन के लिए क्यों यूज हो सकती है? यू आर राइट, कंपैरिजन के लिए क्यों यूज होती है? क्योंकि उसमें एक चीज मिस कर देते हैं, गायब कर देते हैं, वो होता है यूनिट. आप सोचो कि 2 स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके रिजल्ट्स कंपेयर कर रही हूँ. एक एवरेज टाइप का ले लेते हैं. मेरी बात सुने ना, मैं 2 स्टूडेंट उनके रिजल्ट कंपेयर कर रही हूँ. एक ने लिए 19 मार्क्स आउट ऑफ 25, ठीक है, और दूसरे ने लिए, अगर तो से हमने किया होता 18 आउट ऑफ 25 या 15 आउट ऑफ 25, दोनों में अगर सेम है तो कंपैरिजन बड़ा आसान है. लेकिन अगर ऐसा होता कि 19 आउट ऑफ 25 एक के मार्क्स होते और दूसरे के होते 47 आउट ऑफ 100, अब कंपेयर कर सकते हैं? देखते ही इस नंबर को नहीं कर सकते ना. 19/25 और 47 ऑफ 100 डायरेक्टली तो नहीं कर सकते ना. तो हम क्या करते हैं, हम दोनों की परसेंटेज निकाल लेते हैं. ठीक है, पहले वाले 19/25 इंटू 100 करेंगे, दूसरे को 47/100 इंटू 100 करेंगे. दूसरे के तो सिंपल 47% है. पहले वाले के आ जाएंगे जो भी 25/100 इंटू
19 बाई 25 बाई इंटू 100, तो 25 इंटू 4 टाइम्स चला जाएगा, तो 9 इंटू 4 क्या हो जाएगा, जो भी नंबर होगा। सो बेसिकली ये बात सबको समझ में आ रही है कि जब आपके पास दो टोटल मास दोनों के फर्क है, तो यू आर कन्वर्टिंग इट टू परसेंटेज जस्ट टू मेक द कंपैरिजन बिटवीन द टू रिजल्ट्स। तो अभी किसी ने बताया कि हम परसेंटेज में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्या, ताकि हम कंपैरिजन कर सके। अब आपके सामने चीज आ गई कि जब टोटल मार्क्स दोनों के फर्क थे तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते थे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हमने नीचे वाला जो टोटल है उसको फिक्स कर लिया 100 से, यानी जैसे दूसरे वाले के कितने मार्क्स थे 47 ऑन 100, वो तो ऑलरेडी 100 था, लेकिन दूसरे वाले का जो 19 ऑन 25 था, जब मैं उसको कैलकुलेट करती हूँ, सपोज करो कि वो आ जाता है जी 70। अब वो 70 जो है वो किस तरह आ रहा है, वो 70 ऑन 100 आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन कंपेयर के एक स्टूडेंट के 47 मार्क्स है, 47% है, यानी अगर हम 100 का इंडेक्स निकाल लें तो एक के 47 मार्क्स है और दूसरे के 70 मार्क्स है, तो परफॉर्मेंस किसकी अच्छी हुई, 19 ऑन 25 वाले की। इस चीज ये बात समझ में आ गई सबको। तो इसका मतलब है इस वजह से हम कहते हैं कि जब कोई चीज परसेंटेज में आ जाती है ना, तो उसको हम कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिट फ्री हो जाती है, ओके, उसका डिनोमिनेटर कांस्टेंट हो जाता है। तो क्या फर्क हुआ स्लोप में और इलास्टिसिटी में? स्लोप इज एन एब्सोल्यूट चेंज, डेल्टा क्यूडी और डेल्टा पी, और इलास्टिसिटी क्या है, एक परसेंटेज चेंज। तो अगर आप इलास्टिसिटी निकाल लेते हो तो आप दो पॉइंट्स को या दो डिमांड कर्व्स को बड़े आसानी से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सपोज करो कि अगर ये इसका रिजल्ट आ रहा है 5, मैंने कैलकुलेट किया फॉर्मूले को, आंसर आया 5, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट? क्लास ज़ेनी मैम टोटल क्या है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 5 है। हाँ, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैम के नहीं चेंज हुआ, जो मिडिल वाला ग्राफ था कि प्राइस डिक्रीज हुई, लेकिन जो एक्सपेंडिचर जो था वो चेंज नहीं हुआ। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। ये देखें, तो मैं 5/1 लिख सकती हूँ, हाँ कि नहीं? अच्छा, ये बताएं, एक बात मुझे बताएं, ये जो इलास्टिसिटी का नंबर है, ये मुझे जो भी बताएगा ना, मैं आई बिलीव कि उसको बहुत अच्छा समझ आए। ये जो इलास्टिसिटी का नंबर है, ये नेगेटिव आना चाहिए कि पॉजिटिव आना चाहिए? टेल मी। पॉजिटिव आना चाहिए मैम। ये इलास्टिसिटी का नेगेटिव या पॉजिटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। क्यों क्यों पॉजिटिव क्यों आएगा? तुक्का मारा या वैसे सोच के बोला है? नो मैम, परसेंटेज हमेशा पॉजिटिव में आएगी। अच्छा, ये मुझे बताओ, क्वांटिटी, डिमांड और प्राइस, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है इनका रिलेशनशिप? क्या लिंक है इनका? Yes, प्राइस ma'am. इंक्रीज करती है, लॉ ऑफ डिमांड। तो प्राइस इंक्रीज करती है, तो क्वांटिटी डिमांड कभी इंक्रीज कर सकती है? तो मैम डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ, Inverse। ये बात सबको समझ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करेगी। एक चीज इंक्रीज और दूसरी चीज डिक्रीज करे तो वो नंबर कभी पॉजिटिव नहीं आ सकता। दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। सो इलास्टिसिटी विल ऑलवेज कम एज नेगेटिव नंबर। यहाँ पे आएगा नेगेटिव। सपोज करें मैं यहाँ पे लगाती हूँ -5 और यहाँ पे लगा लेती हूँ +1। नाउ व्हाट डज इट मीन? ये जो मैंने +1 का क्या मतलब? मैम के प्राइस इंक्रीज कर रही है by 1 unit. by 5 units। And here we go with the wrong answer. You said the price is increasing by 1 unit. I told you when elasticity concept is there, unit free हो जाता है वो. So you can't say 1 unit. What practically will you say? 1% है। Very good. मैम 1% इंक्रीज हुई। 1% Decrease हुई कि increase हुई? increase. Very good. Decrease तो मैम। बेटा +1 लिखा हुआ तो डिक्रीज कैसे हो गई? अच्छा देखो, ये देखो, मैं एक लाइन लिख रही हूँ और आगे आप बताएंगे, ठीक है? इफ प्राइस इंक्रीजेस बाय 1, मैम आई कैन नॉट सी, कहाँ लिख रही हैं आप? नहीं देख सकते क्यों? स्क्रीन मैम आ गया, मैम आ गया, चलो, आ गया। इफ प्राइस इंक्रीज बाय 1%, ठीक है, ये मेरे पहला, देन क्वांटिटी डिमांडेड विल, क्या लिखूं? Decrease बाय 5%. 5%। समझ आ गई बात की? Yes ma'am. दैट इज इलास्टिसिटी। सो द डिफरेंस, टाइम हो गया। मेरा भी काम हो गया। तो डिफरेंस क्या हुआ? व्हेन यू टॉक अबाउट डिमांड स्लोप,
you talk about changes in price and quantity in term of units. Whereas Yes, Yes, जब ma'am. explain करोगे elasticity का concept, you will say Ma'am, change percentage. will be described as percentage. परसेंट। इसको मैं कंटिन्यू करूंगी क्लास में, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी फिर क्विज दूंगी। मंडे को क्विज होगा। दिस टॉपिक विल नॉट बी द पार्ट ऑफ क्विज। जो हमारा पहला वाला है सिलेबस, वही पार्ट ऑफ क्विज होगा। गॉट इट? मैम Yes, ma'am. टाइमिंग क्या होगी, मतलब ये कितना टाइम का होगा? 20 मिनट? उसको छोड़े ना आप, हमारी 40-50 मिनट की क्लास होती है, मैं इसको अरेंज कर लूंगी। जल्दी क्लास में आना, क्लास से पहले पहुंचना है। टाइम को उतना ज्यादा आया करता है, एक्स्ट्रा टाइम। Okay, ma'am. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Okay, ma'am. मैम असाइनमेंट होगी? मैम दोबारा जी? क्या कह रहे? अटेंडेंस नहीं होनी थी दोबारा, आपने कहा था। टेनिस होनी है। हाँ मैम, अटेंडेंस यहाँ पे चेक करनी थी। इसलिए बैठे हुए सारे, वरना भाग जाते। चलो कोई नहीं, धोखा हो गया। चलो ठीक है, आप चले जाए, कोई नहीं। थैंक यू। अच्छा जी, मैम मंडे की कोई असाइनमेंट तो नहीं? मैसेज कर दिया मंडे है। की असाइनमेंट, मैं मंडे को असाइनमेंट अपलोड करूँ? किसने पूछा? किसने पूछा? अच्छा, शीता, बेटा, मार्क माय वर्ड। इकरा। हाँ, जो भी है, इकरा, शीता, जो भी है, सुन ले, सब लोग सुन लो। मैं इस दिन असाइनमेंट अपलोड करूंगी, उसके बाद आपको पूरा 1 हफ्ता मिलेगा। सो डिसाइडेड ये था कि मंडे को असाइनमेंट अपलोड होगी, ड्यू नहीं होगी। ड्यू अगले वीक में होगी। ठीक है, समझ आ गया? ओके मैम। Yes, ma'am. मैसेज कर दूँ आपको, अटेंडेंस का मैंने कर दिया है। हाँ, हम आपने अटेंडेंस वाला मैसेज करने का कहा था, मैंने कर दिया था। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Office, ma'am. क्यों ना ऑनलाइन थक जाता है बंदा। मैं भी बैठी हूँ क्लास में। जी